Hello, hi, namaste. My name is Ashima Gupta, and today we are going to start lecture number 4 of coordination compounds. So last class के अंदर मैंने आपको थोड़ा सा होमवर्क दिया था ऑफ IUPAC nomenclature. So nomenclature के पहले बेटा होमवर्क वाले क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. फिर आज की क्लास में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज योर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT. हाफ टॉपिक आज करेंगे, हाफ टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि थोड़ी बड़ी थ्योरी है पर आसान सी है. सो पहले होमवर्क वाले क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं. पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था वो दिया था IUPAC नेम ऑफ, ये होमवर्क के क्वेश्चंस हैं. NiNH3 NiCl4. इस तरह का एक हमने एग्जाम्पल कवर कर लिया था और ये पार्ट मैंने आपको होमवर्क में दिया था और बोला था अपने आंसर्स कमेंट्स में ड्रॉप कर देना. जिन्होंने कर दिए बहुत बढ़िया, जिन्होंने नहीं करे अभी भी मौका है ना. यहाँ पर अगेन सबसे पहली बात है भाई, ये केटायन होगा, ये एनायन होगा, पर इस केटायन पर कितना पॉजिटिव है कॉम्प्लेक्स पे और इस एनायन पर कितना नेगेटिव है उसको हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि ये 1+1 माइनस हो सकता है, 2+2 माइनस, 3+3 माइनस, क्योंकि कैंसिल होकर फॉर्मूला तो यही आएगा. अब यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे कि कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है. निकल के ऑक्सीडेशन स्टेट को लेट कर लिया x, प्लस NH3 पे कोई चार्ज नहीं होता तो 4 पे भी 0 ही होगा. इस निकल का भी ऑक्सीडेशन स्टेट x ही होगा, सेम ही है निकल तो. एक Cl पे -1, 4 Cl पे -4 इज इक्वल टू 0, यानी 2x इज इक्वल टू 4, यानी x कितना आ गया +2 आ गया. यानी निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा +2 होगा. पर वो कब आएगा, जब इस वाले कॉम्प्लेक्स पर कितना चार्ज होगा बेटा +2 और इस वाले कॉम्प्लेक्स पर कितना चार्ज होगा -2, तभी ये वाली चीज पॉसिबल है. अब यहां पर निकाल कर देख लेते हैं. यहां पर अगर निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं तो x + 4 × 0 इज इक्वल टू +2, यानी x आ जाएगा +2. तो निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ रहा है. NiCl4 पे अगर -2 का चार्ज होगा तभी निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आएगा. x - 4 इज इक्वल टू -2, यानी x कितना आ जाएगा +2. यानी इन कॉम्प्लेक्सेस पर कितना चार्ज है बेटा +2 का और इस कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज है -2 का. ठीक है, अब इसका IUPAC नेम लिख लेते हैं. जब भी हम नाम लिखते हैं पहले केटायन का फिर एनायन का, उसमें भी मैंने आपको बताया था बेटा अगर केटायन या एनायन अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स है तो जब भी हम कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते हैं पहले लिगेंड्स का नाम लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखते हैं, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं रोमन न्यूमरल में. अब यहाँ पर मेरा केटायन कॉम्प्लेक्स है तो उसमें पहले लिगेंड का नाम लिखूंगी. लिगेंड क्या है NH3 और NH3 सेम तरह का लिगेंड कितनी बार आ रहा है 4 बार, तो न्यूमेरिकल प्रीफिक्स लगाएंगे बट यहाँ नॉर्मल वाला ही लगेगा टेट्रा. अमीन में M लगाना है तो टेट्रा अमीन, लिगेंड्स का नाम लिख दिया. सेंट्रल मेटल का नाम निकल का निकल ही रहेगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स पर पॉजिटिव चार्ज है. निकल का ऑक्सीडेशन स्टेटस कॉम्प्लेक्स में कितना है 2, उसको हमने रोमन न्यूमरल में लिख दिया. फिर एनायन का नाम लिखेंगे, एनायन भी कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स में पहले लिगेंड का नाम, 4 Cl के लिए टेट्रा क्लोरो या क्लोराइडो दोनों चलेगा. फिर सेंट्रल मेटल का नाम, निकल नहीं होगा बेटा, यहां पर नाम क्या हो जाएगा निकलेट. बार बार बताया था अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नेगेटिवली चार्ज्ड है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो सेंट्रल मेटल एटम या आयन जो भी है वो उसके नाम के पीछे क्या लगा दोगे 8 लगा दोगे, टेट्रा क्लोरो निकलेट. और यहाँ पे निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितना है 2, उसको रोमन न्यूमरल में लिख दिया. तो इस कॉम्प्लेक्स का नाम हो जाएगा टेट्रामीन निकल 2, टेट्रा क्लोरो या क्लोराइडो निकलेट 2. सो आई होप जिन्होंने ट्राई करा है क्वेश्चन यही आपका आंसर आ रहा होगा. अपने आंसर्स मैच करते चलो. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया था, इसमें IUPAC नेम लिखने हैं हमें. चलिए, सबसे पहला रूल बेटा यही बताया, पहला काम है आपका ये आइडेंटिफाई करना केटायन कौन है एनायन कौन है या कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है. पहला काम तो हमारा यही होता है.
अब इसको अगर मैं ब्रेक करूंगी तो ये किस में ब्रेक होगा? CONH3 Cl Cl माइनस, इस पे तो Cl माइनस होगा, बैक क्रॉस करो यानी इस कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज होगा? 2 प्लस, बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 Cl माइनस होगा क्योंकि बाहर 2 Cl है, Cl2 तो 2 क्लोराइड आयन होंगे, नाम में फर्क नहीं आता उसका। सो मेरा कॉम्प्लेक्स पे 2 प्लस का चार्ज है, Cl पर -1 का चार्ज होता है। ठीक है, जब नाम लिखना है तो पहले केटायन का फिर एनायन का, क्योंकि कॉम्प्लेक्स है केटायन जो पार्ट है आपका पॉजिटिव चार्ज जिस पे वो कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स में पहले किसका नाम लिखेंगे? लिगेंड्स का, यही सीक्वेंस चल रहा है। जब लिगेंड का नाम लिखूंगी, अब यहाँ पर क्या है बेटा, एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है कि यहाँ पे दो तरह के लिगेंड्स है, एक NH3 एक Cl है। तो जब आपके पास डिफरेंट लिगेंड्स हो तो नाम कौन से ऑर्डर में लिखना है? अल्फाबेटिकली। NH3 के लिए लगाते हैं अमीन, A से शुरू होता है। Cl के लिए क्या लिखते हैं? क्लोरो या क्लोराइडो, C से शुरुआत होता है। तो पहले मैं किसका नाम लिखूंगी? अमीन का, क्योंकि A पहले आता है। ठीक है, 5 बार आ रहा है तो क्या हो जाएगा? पेंटा अमीन। बेटा इस अल्फाबेट P का कोई लेना देना नहीं होता है, आपको लीगेंड के नाम का अल्फाबेट चेक करना होता है किसका पहले आ रहा है। 5 बार आया पेंटामीन, Cl एक बार आ रहा है तो यहाँ पर क्लोरो या क्लोराइडो लिख देते हैं। पेंटामीन क्लोराइडो एक बार लिखा है, कुछ नहीं लिखा तो एक ही होगा, मोनो लिखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, पेंटामीन क्लोराइडो। अब मेटल का नाम लिखेंगे, सेंट्रल मेटल एटम का नाम कोबाल्ट, कोबाल्ट ही रहेगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स पर पॉजिटिव चार्ज है। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर निकालते हैं, X। 5 NH3 पे तो 0 ही चार्ज होगा बेटा, एक Cl पर -1 होगा इक्वल टू +2, यानी यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आएगा। कोबाल्ट थर्ड, और बाहर Cl माइनस काउंटर आयन है तो उसके लिए आप क्या लगा देंगे? क्लोराइड। 2 है तो ये मत सोचना डाइक्लोराइड लगा दोगे, जबरदस्ती का नहीं, वो सिर्फ ये जो नंबर है वो वैलेंसी है कि कॉम्प्लेक्स और इस पर कितना चार्ज है क्रॉस करके आ रहा है। और यहाँ पर हम सिर्फ क्लोराइड लिखेंगे, क्लोराइडो नहीं लिखेंगे क्योंकि Cl माइनस बाहर है, वो लीगेंड नहीं है इस टाइम पर, वो आपका काउंटर आयन है। जब वो लीगेंड है तब आपको नाम बदलना है कि एनायनिक लीगेंड में O लगाना था, केटाइनिक में EM लग रहा था, न्यूट्रल में कोई एंडिंग नहीं थी। बट अगर मेरा बाहर काउंटर आयन नॉर्मल है तो तुम्हें कुछ नहीं करना, जो बचपन में नाम लिखते थे क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, वही लिखने हैं नाम, सल्फेट, कार्बोनेट, जो नॉर्मल नाम होते हैं वो लिखने हैं। चलिए, सो लेट्स सी कितने लोगों का ये वाला सही हुआ होगा। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। इस कॉम्प्लेक्स को तोड़ेंगे बेटा तो ये किस किस में टूटेगा? यू विल हैव K पे प्लस चार्ज, PdCl4, बैक क्रॉस करो, इस पे कितना चार्ज होगा? 2 माइनस, बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 पोटाशियम होगा बट उससे फर्क नहीं पड़ेगा, नाम में फर्क नहीं पड़ेगा। नाम लिखते हैं, पहले केटायन का नाम पोटाशियम, फिर एनायन का नाम, एनायन कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स में पहले लीगेंड का नाम, 4 के लिए क्या हो जाएगा? टेट्रा क्लोरो या क्लोराइडो, तुम्हारी मर्जी है, दोनों चल जाता है, टेट्रा क्लोरो या टेट्रा क्लोराइडो। फिर सेंट्रल मेटल का नाम, पैलेडियम नहीं आएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा बेटा? पैलेडेट। जल्दी बोलो यार, क्यों होगा पैलेडेट? क्योंकि कॉम्प्लेक्स पर कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज, तो पैलेडियम नहीं जोड़ेंगे, पैलेडेट हो जाएगा पैलेडियम से। ठीक है, प्लैटिनेट, पैलेडेट, जिंकेट, एल्यूमिनेट और आपका क्यूपरेट, फेरेट, इस तरह से। अगर कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज है तो मेटल के नाम में 8 जोड़ दो। आखिरी में सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के रोमन न्यूमरल में लिख दो, एटम या आयन जो भी है। X-4 इज इक्वल टू -2, X आ गया +2, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इस कॉम्प्लेक्स का नाम हो गया पोटाशियम टेट्रा क्लोरो या टेट्रा क्लोराइडो पैलेडेट 2, कि पैलेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है। 8 ये हेल्प कर देता है बताने में कि कॉम्प्लेक्स नेगेटिव चार्ज है। नाम से सब कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाना चाहिए आपको। चलिए, नेक्स्ट वाले पार्ट में कोई काउंटर आयन नहीं है, सीधा नाम लिखेंगे केटायन का। केटायन कॉम्प्लेक्स पार्ट है तो कॉम्प्लेक्स में पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। अब देखो यार,
H2 होता है एक्वा, जब वो लिगेंड की तरह होता है, Cl होता है क्लोराइडो या क्लोरो। एक्वा A, क्लोराइडो C। पहले A आएगा तो हम पानी, एक्वा का नाम पहले लिखेंगे। 4 बार के लिए हो गया टेट्रा एक्वा, 2 बार के लिए Cl के लिए डाई क्लोराइडो या डाई क्लोरो, ठीक है। टेट्रा एक्वा डाई क्लोराइडो, यहां तक बात क्लियर हो रहा है। टेट्रा एक्वा डाई क्लोराइडो। फिर हो गया क्रोमियम, क्रोमियम ही रहेगा, नाम नहीं बदलेगा, यहाँ क्रोमेट नहीं होगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव चार्ज है। अब बस क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, रोमन न्यूमरल में लिखना है, उसको निकाल लेते हैं। X, पानी तो न्यूट्रल होता है तो 4 पानी पे भी 0 चार्ज होगा, एक Cl पे -1, 2 Cl पे -2 इक्वल टू +1। ये -2 उधर जाएगा, +2 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा +3। तो क्रोमियम थर्ड। चाहो तो आयन लिख दो, नहीं भी लिखोगे तो कोई गलत नहीं करेगा, बट लिखने से अच्छा सा लगता है कि बेचारा कीटायन पे और कुछ नहीं है, जैसे हम सोडियम आयन मैग्नीशियम आयन लिखते हैं वैसे हमने यहाँ पर आयन लिख दिया। चलिए लास्ट पार्ट कर रहे हैं इस क्वेश्चन का, इसको तोड़ते हैं। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है तो मैं इस पे पहले ही स्टार बना दूं कि डी वाला जो पार्ट है इट्स क्वाइट अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा, वो हिंट मैं आपको दूंगी अभी। चलो पहले इसको तोड़ लेते हैं। ये किस किस में टूटेगा बेटा? K पर प्लस चार्ज होगा यानी FeCN5NO, वैसे NO ब्रैकेट में आना चाहिए था, इन्होंने दिया नहीं है सवाल में, कोई नहीं। K पे प्लस, यहाँ पर चार्ज कितना होगा 3 माइनस का, बैक क्रॉस करा है, K पे प्लस यहाँ पे 3 माइनस का होगा। 3 पोटेशियम है तो बैलेंस करने के लिए 3K प्लस होंगे, चार्ज बैलेंस करने के लिए, ठीक है। नाम लिखते हैं पहले, थोड़ा तो नाम लिख ही सकती हूं मैं। पहले कीटायन का नाम पोटेशियम, ठीक है। फिर एनायन का नाम, जो मेरा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स में पहले लीगेंड का नाम लिखूंगी। Cn जो लीगेंड होता है Cn माइनस, उसके लिए लगाते हैं साइनो। NO जो होता है वो नाइट्रोसिल होता है या नाइट्रोसीलियम भी हो सकता है, मेरे पास 2 चॉइस है, NO कैन बी NO प्लस, NO कैन बी न्यूट्रल, ठीक है। पर पहले अल्फाबेटिकली साइनो का C पहले आएगा, नाइट्रोसिल का N बाद में ही आएगा। 5 बार आ रहा है तो पेंटा साइनो, ठीक है। अब NO में ना थोड़ी सी मुश्किल है, क्यों बेटा? क्योंकि हमें क्या पता कि ये नाइट्रोसिल है या नाइट्रोसीलियम है, तो मैं ये वाले कॉम्प्लेक्स को अलग से लिख रही हूं। हमने क्या कहा, हमारे पास है FeCN5NO और इस पर कितना चार्ज है 3+। तुम्हें कैसे पता लगेगा कि यहाँ पर NO, अब NO 2 तरह का हो सकता है, एक तो NO न्यूट्रल होता है विच इज नाइट्रोसिल, और एक होता है NO+ जिसको हम क्या बुलाते हैं, नाइट्रोसीलियम। जब हम यहाँ पे लीगेंड लिखते हैं तो हम लीगेंड का चार्ज तो लिखते नहीं है, Cn पर -1 है, ये हमें पता होना चाहिए। ऐसे ही NH3 न्यूट्रल है, पता है। ऑक्सलेट OX लिखा होता है, उस पर 2- का चार्ज, फॉर्मूले में तो हम नहीं लिखते, वो तो हमें पता होता है। तो यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि नाइट्रोसिल है या नाइट्रोसीलियम है? तो हम दोनों केस में एक एक बार आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल कर देखेंगे, ठीक है। जब NO नाइट्रोसिल न्यूट्रल है तब, और जब कैटाइनिक वाला है तब। यहां पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। X, 1 Cn पर -1, 5 Cn पे -5। अगर बेटा नाइट्रोसिल न्यूट्रल वाला है तो 0 चार्ज होगा इस पर, इज इक्वल टू कितना आ गया -3, यानी X हो जाएगा -3 + 5 + 2, यानी यहां पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा +2। अगर नाइट्रोसीलियम है तो X -5 और इस पर +1 का चार्ज होगा इज इक्वल टू -3, यानी X -4 इज इक्वल टू -3, X क्या आ जाएगा आपका +1। आयरन के लिए बेटा +2 स्टेबल होता है, +1 तो आपने शायद ही सुना होगा कि एग्जिस्ट करता है, अगर होगा भी तो हाईली अनस्टेबल होता है। सो आयरन के लिए क्योंकि +2 और +3 उसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं,
इसीलिए यहाँ पर हम जो NO लेते हैं वो कौन सा वाला लेते हैं, नाइट्रोसिल वाला होता है, नाइट्रोसीलियम वाला नहीं होता। अगर NO पर प्लस चार्ज होता तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है, +1, जो मुश्किल है, होता नहीं है। पर जब हम NO न्यूट्रल वाला ले रहे हैं तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है, +2, जो होता है आयरन +2 और +3, यही दो कॉमन दिखाता है। तो इस कॉम्प्लेक्स में आपका NO जो होगा वो कौन सा वाला होगा, न्यूट्रल वाला होगा। तो ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया, ये हमारा रफ वर्क था भाई, कि नाइट्रोसिल है या नाइट्रोसीलियम है, तो नाइट्रोसिल होगा, एक ही बार आ रहा है। उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखूंगी, आयरन नहीं आएगा बेटा, फेरेट हो जाएगा। वाई, बिकॉज कॉम्प्लेक्स पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, फेरेट। और जब हमने NO न्यूट्रल लिया था तो x -5 0, तो x -5 इज इक्वल टू -3, x कितना आया था, +2, यानी आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया था, 2 आया था। तो इस कॉम्प्लेक्स का नाम हो जाएगा पोटाशियम पेंटासाइनो, पोटाशियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल फेरेट 2। ये क्वेश्चन क्लियर है? चलिए, क्योंकि ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन के लिए कैसी होती है, अनस्टेबल होती है। +2 स्टेबल है, मतलब दिखाता है, +1 तो नहीं दिखाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फॉर्मूले लिखने थे। फॉर्मूला लिखना अगर कोई मुझसे, वैसे तो मुझे दोनों ही पसंद है, बट फॉर्मूला बनाना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है एज कम्पेयर टू नाम लिखना। वैसे नाम में तो वही है कि रूल्स लगाने हैं, इसमें ये होता है यार वैलेंसी क्रॉस करना है, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पर। चलो पहला हमें फॉर्मूला लिखना है डायअमीन सिल्वर 1 क्लोराइड। देखो क्लोराइड बेटा नॉर्मल है तो ये एनायन होगा, बाद में आ रहा होगा। डायअमीन सिल्वर 1 आपका कॉम्प्लेक्स में आ रहा होगा। चलिए, जब हमें फॉर्मूला लिखना होता है तो बेटा पहले सेंट्रल मेटल एटम लिखूंगी, यानी सिल्वर, Ag सिंबल, आशमा गुप्ता से याद रखना Ag, ठीक है। कुछ बच्चे पहले जहाँ मैं पढ़ाती थी वहाँ सिल्वर मैम करते थे Ag के लिए, तो सिल्वर के लिए आ गया Ag। डायअमीन 2 बार आया तो क्या हो जाएगा, NH3 का होल ट्वाइस, फॉर्मूले में तो इतना ही होगा। क्लोराइड पे -1 का चार्ज होता है यार, इतना तो मुझे पता है, इतना तो मुझे क्या आपको भी पता है। अब इस कॉम्प्लेक्स पर कितना पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए वो निकालना है। यहाँ पे हमें दे रखा है कि सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा 1 है, वो गिवन है। सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट 1 कब आएगा, जल्दी सोचो भाई, x + 2 × 0, यानी कॉम्प्लेक्स पे +1 का चार्ज होना चाहिए, तभी सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आएगा, और तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। अब क्रॉस कर दो, क्रॉस तो क्या ही करोगे 1 1 में, फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा AgNH3 होल ट्वाइस Cl। क्लियर है ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। ये हम बाद में पढ़ेंगे मेटलर्जी के अंदर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स होता है सिल्वर की। जब हम रिफाइन मतलब प्योरिफिकेशन करते हैं वहां पर ये कॉम्प्लेक्स बन रहा होता है। वैसे भी काफ़ी जगह, मतलब जब यहीं पर एक सवाल भी आ जाता है कि जो सिल्वर क्लोराइड होता है, मैं यहीं कवर भी कर लेती हूँ इस सवाल को। सिल्वर क्लोराइड बेटा वाइट प्रेसिपिटेट होता है, पानी में सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट सॉल्यूबल नहीं होता, इनसॉल्यूबल सॉलिड होता है, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। बट सिल्वर क्लोराइड AgCl का प्रेसिपिटेट अमोनिया में डिसॉल्व हो जाता है। कैसे, जब वो अमोनिया में डिसॉल्व होता है तो ये कॉम्प्लेक्स बनता है विच इज AgNH3 होल ट्वाइस प्लस Cl-। तो ये आगे जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की एप्लीकेशन पढ़ेंगे, यूजेस पढ़ेंगे, वहां पर दोबारा आएगा, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट वाटर में इनसोल्यूबल होता है, बट वो अमोनिया में डिसॉल्व कर जाता है, एक्सेस अमोनिया में, क्योंकि जब वो हम अमोनिया डालते हैं सिल्वर क्लोराइड के अंदर तो वो ये सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है। चलिए नेक्स्ट है पोटाशियम टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट 2। पोटाशियम तो K+ होगा, यानी कॉम्प्लेक्स नेगेटिव वाला होगा। टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट, पहले सेंट्रल मेटल एटम लिखेंगे तो Hg मर्क्यूरेट। मर्क्यूरेट से भी हिंट मिल रहा है कि कॉम्प्लेक्स नेगेटिव चार्ज है। टेट्रा आयोडो का मतलब है बेटा आयोडीन 4 बार है, I4 है।
मरकरी का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, मुझे नहीं पता इस कॉम्प्लेक्स पे कितना नेगेटिव आएगा, वो मैं निकालूंगी, बट मुझे मरकरी का ऑक्सीडेशन स्टेट सवाल में दे रखा है 2। तो x -4, बोलो भाई कितना नेगेटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स पे लगाऊं कि x +2 आ जाए? -2 होना चाहिए, तभी x कितना आएगा? +2 आएगा, तभी मरकरी का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आ पाएगा। यानी इस कॉम्प्लेक्स पर कितना चार्ज होना चाहिए बेटा? 2- का होना चाहिए, बस। अब दोनों की वैलेंसी, दोनों का चार्ज क्रॉस कर दो, प्लस माइनस नहीं दिखाना होता, ये 2 उतर के इधर आ जाएगा तो K2Hg(I4), ये 1 इधर आ जाएगा, पहला वाला केटायन है, दूसरा वाला एनायन है। तो आई होप आप लोगों का फॉर्मूला यही आ रहा होगा, K2Hg(I4). चलिए नेक्स्ट है पोटाशियम हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड। पोटाशियम हो गया K+, कॉम्प्लेक्स नेगेटिव का होगा, फेरेट है वैसे भी हिंट मिल जाता है हमें। फेरेट का मतलब आयरन, हेक्सासाइनो का मतलब बेटा Cn कितनी बार आ रहा है? 6 बार आ रहा है, ठीक है। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर 3 है, तो इसका x -6, यानी कॉम्प्लेक्स में -3 का चार्ज होना चाहिए, तभी x कितना आएगा बेटा? +3 आएगा। यानी कॉम्प्लेक्स पर कितना चार्ज होगा? 3- क्रॉस कर दो, फॉर्मूला आ जाएगा K3FeCN6, ठीक है। K3FeCN6, इसका कॉमन नाम भी लिख रही हूं मैं, कॉमन नाम हो रही, कॉमन नेम भी लिख रही हूं। कॉमन नेम होता है इसका पोटाशियम फेरीसाइनाइड, ठीक है। पोटाशियम फेरीसाइनाइड, ये इसका कॉमन नेम है। फेरी इसीलिए क्योंकि आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है। K4FeCN6 को बुलाते हैं पोटाशियम फेरोसाइनाइड, वहां पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आता है। तो फेरस +2 वाला आयरन होता है, फेरिक +3 वाला होता है, तो वहां से आ रहा है। दिस इज फेरीसाइनाइड, पोटाशियम फेरीसाइनाइड। वाई? बिकॉज आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितना होता है? +3। फेरो वाला यानी K4FeCN6, वहां पर आयरन का जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो 2 आता है, वो होता है पोटाशियम फेरोसाइनाइड, ठीक है। तो वो जो ब्रैकेट में लिखा है वो इस कॉम्प्लेक्स का क्या है? कॉमन नेम है। चलिए लास्ट पार्ट पर आते हैं। अमीन, ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, नाइट्राइटो एंड प्लैटिनेट 2, काफी कुछ है, बट कोई काउंटर आयन नहीं दिख रहा मुझको यहाँ पर, कुछ भी नहीं है क्योंकि कोई कैटायन नहीं है, सीधा दे दिया प्लैटिनेट 2, यानी कि नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है। Pt प्लैटिनम, सेंट्रल मेटल एटम पहले लिखते हैं। प्लैटिनेट से बस ये पता चल रहा है कि बेटा कॉम्प्लेक्स नेगेटिव चार्ज है। अमीन पहले आएगा अल्फाबेटिकली, तो NH3 एक ही बार आ रहा है, ब्रैकेट लगाएंगे, पॉलीएटॉमिक है, पेरेंथेसिस। ब्रोमाइडो Br, ऐसे ही लिखूंगी क्योंकि ये मोनोएटॉमिक है, एक ही एटम होता है Br, तो इसमें ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। क्लोराइडो Cl, नाइट्राइटो N बेटा यानी NO2 की साइड से जुड़ा है, तो NO2 आएगा। अगर नाइट्राइटो O होता तो ONO लिखती मैं, नाइट्राइटो N, ठीक है। अब प्लैटिनेट का मतलब है कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज है, कितना नेगेटिव है वो तो मुझे निकालना पड़ेगा, निकालते हैं। प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आ रहा है, X इस पे ये तो न्यूट्रल होता है, तो ये तो 0, Br पे -1, Cl पर -1, NO2 पर भी -1 होता है, NO2 माइनस होता है, इज इक्वल टू कितना रखूं यार, खुद सोचो कि प्लैटिनम का +2 आ जाए, ये तो हो गया X -3, इज इक्वल टू कितना होना चाहिए बेटा? -1। कुछ समझ आ पा रहा है? ये इसको नेक्स्ट पे कवर कर लेते हैं, रुको। हमने क्या कहा, क्या क्या आया था? प्लैटिनम, NH3, Br, Cl, NO2, कॉम्प्लेक्स नेगेटिव चार्ज है, कितना नेगेटिव है वो सोचना पड़ेगा। प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, इस पर तो 0 चार्ज, -1 -1, NO2 पे भी -1, इज इक्वल टू सोचना है X -3 इज इक्वल टू कितना रखूं कि प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा +2 आ जाए,
तभी आएगा -1 +3, यानी प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा +2, यानी इस कॉम्प्लेक्स पर कितना नेगेटिव का चार्ज होगा, माइनस का नेगेटिव चार्ज होगा। तभी प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ पाएगा बेटा, +2 आ पाएगा। और प्लैटिनेट इसीलिए लिखा था क्योंकि कॉम्प्लेक्स नेगेटिव चार्ज था, तो 8 हमने जोड़ दिया था। ठीक है, सो आई होप आपका यही आंसर आया हो। नहीं आया, अगर कुछ गलत हो गया हो, इट्स ओके, अपनी गलतियों से इंसान सीखता है, तुम भी सीखो। नॉमेनक्लेचर कम्स विद प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना प्रैक्टिस करो। इसके अलावा होमवर्क में मैंने आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस दिए थे, एग्जाम्पल्स, इन टेक्स्ट और बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस दिए थे जो नॉमेनक्लेचर पर ही बेस्ड थे, या तो नाम लिखना है या फॉर्मूला लिखना है। आई होप आपने वो क्वेश्चंस करे होंगे, आप ही का भला होगा अगर आप वो क्वेश्चंस करोगे, है ना। सो आज की क्लास का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, विच इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उससे पहले एक बार हम दोबारा डी ऑर्बिटल्स की शेप्स करेंगे, क्योंकि यहाँ से अब मेन पार्ट, मतलब चैप्टर का एक पार्ट हमने कवर कर लिया है। बेसिक इंट्रोडक्शन, टर्म्स, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, वर्नर थ्योरी क्या थी, किस तरह से फॉर्मूले आ रहे हैं कॉम्प्लेक्स के। उसके बाद हमने नॉमेनक्लेचर कर लिया। अब हमारे पास चैप्टर के अंदर 4 मेन चीजें बच रही हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, आइसोमेरिज्म एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, एंड लास्ट में हम पढ़ेंगे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, सिनर्जिक बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के यूजेस। सो या 5 to 6 क्लासेस और लगेगा कम से कम। चैप्टर बड़ा है पर चैप्टर इजी भी है, ये नहीं कह सकते कि हम चैप्टर बड़ा है तो चैप्टर मुश्किल है। तो इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बस थोड़ा सा लेंथी है क्योंकि कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर है। जैसे आपको याद होगा 11th में केमिकल बॉन्डिंग था, चैप्टर बड़ा था पर आसान था क्योंकि कॉन्सेप्चुअल चीजें थी। इस चैप्टर के अंदर भी सब कुछ कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, चलिए पहले हम करें बेटा डी ऑर्बिटल्स की शेप्स। तो डी ऑर्बिटल मैंने आपको पहले भी बताया था, डी सबशेल के अंदर, ये हमने डी एंड एफ ब्लॉक में करा था। डी सबशेल के अंदर कितने डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, 5 डी ऑर्बिटल्स। हम अपनी आसानी के लिए स्क्वायर बॉक्स में दिखा देते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और लास्ट वाले को डी जेड स्क्वायर। बट ये जो हमने कर रखा है ये हमने अपनी आसानी के लिए कर रखा है। एक्चुअली में जो ये स्क्वायर बॉक्सेस होते हैं वो स्क्वायर बॉक्सेस की शेप में नहीं होते। डी के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो कौन सी शेप के होते हैं, डबल डम्बल, एक्सेप्ट डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर डबल डम्बल शेप का नहीं होता। ठीक है, ये शेप बार बार कराना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बार बार रिपीट होती हैं। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा डी ऑर्बिटल्स का ही खेल है। चलिए, सो डी के 5 ऑर्बिटल्स कौन कौन से हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। यही है। अगर हम बेटा इसको एक्स एक्सिस लें और इसको वाई एक्सिस, यहाँ पे इसको वाई एक्सिस ले रही हूँ, इसको जेड एक्सिस, ये मेरा एजम्पशन है, लेने का एजम्पशन। ये एक्स एक्सिस एज्यूम कर रही हूँ, ये जेड एक्सिस एज्यूम कर रही हूँ मैं। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में ये आपका एक्स एक्सिस एज्यूम कर रहे हैं, ये वाई एक्सिस, ये वाला आपका जेड एक्सिस। चलिए, डी एक्स वाई जो होता है वो कहाँ लाई करता है, डबल डम्बल होता है और लाई करता है बेटा एक्स और वाई एक्सिस के बीच में। कहाँ लाई करता है, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में लाई करता है। डी वाई जेड भी डबल डम्बल शेप का होता है, ये कहाँ पे लाई करता है, इन बिटवीन वाई एंड जेड एक्सिस। वाई और जेड एक्सिस जहां पर होते हैं उनके बीच में, एक्सिस के बीच में लाई करता है।
dxz कहां पर लाई करता है? x और z एक्सिस के बीच में लाई करता है। ये भी डबल डम्बल शेप का होता है। dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी डबल डम्बल शेप का होता है, बट ये x और y एक्सिस के ऊपर लाई करता है। ठीक है, x और y, इसमें और इसमें फर्क है। दोनों डबल डम्बल शेप के हैं, ये सिमिलैरिटी है। डिफरेंस क्या है कि ये इन बिटवीन दी एक्सिस है, ये ऑन दी एक्सिस है। dz स्क्वायर लाई करता है z एक्सिस के ऊपर, बट ये डबल डम्बल शेप का नहीं होता। ठीक है, यहां पर आपकी एक स्फेरिकल रिंग होती है, जिसे डोनट होता है। डोनट तो तुम सबको पता ही होगा, वैसा होता है। ठीक है, सो हम बोल रहे हैं कि डी के जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, डी ऑर्बिटल्स आर डबल डम्बेल शेप्ड। ठीक है, सारे के सारे डबल डम्बल शेप्ड होते हैं एक्सेप्ट dz स्क्वायर। dz स्क्वायर को छोड़कर सारे के सारे डी ऑर्बिटल्स डबल डम्बल शेप्ड के होते हैं। इसके अलावा ये जो तीन ऑर्बिटल्स हैं आपके dxy, dyz और dxz, ये कहां पर लाई करते हैं? दीज ऑर्बिटल्स लाई इन बिटवीन दी एक्सिस ax es, प्लूरल होता है ax is का, कि ये सारे के सारे एक्सिस के बीच में लाई करते हैं। और इनको हमने एक नाम भी दिया था, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज योर T2G ऑर्बिटल्स। T2G ट्रिपली डीजनरेट, की तीन एक तरह के होते हैं, दो एक तरह के होते हैं। इन ऑर्बिटल्स को क्या बुलाते हैं बेटा? ये जो दो ऑर्बिटल्स होते हैं, ये कहां पे लाई करते हैं? दे लाई ऑन दी एक्सिस। ये एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं, या दे लाई अलोंग दी एक्सिस, की जहां एक्सिस है उसी के अलोंग लाई करते हैं। और इन ऑर्बिटल्स को हम क्या बुलाते हैं? EG ऑर्बिटल्स, इवनली डीजनरेट। तो डी के 5 ऑर्बिटल्स में भी फर्दर डिफरेंस है, तीन एक तरह के हैं, दो एक तरह के हैं। तीन इन बिटवीन दी एक्सिस लाई करते हैं, दो आपके कहां पर लाई करते हैं? एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं। ये जो तीन एक तरह के उनको T2G, ये जो दो एक तरह के हैं उनको EG ऑर्बिटल्स बुलाते हैं। चलिए, सो अगर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बॉन्डिंग की बात करें, तो वर्नर ने सबसे पहले स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्सेस की एग्जिस्टेंस, कॉम्प्लेक्सेस के अंदर आइसोमेरिज्म एक्सप्लेन करा था। आइसोमेरिज्म बाद में पढ़ेंगे। हाउएवर जो वर्नर था, उसने जो मेटल है और जो लिगेंड है उसके बीच में किस तरह से बॉन्ड बन रहा है वो सब नहीं बताया। कॉम्प्लेक्स कैसे बन रहा है वो नहीं बताया। कैसे लिगेंड मेटल के वेकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, लोन पेयर दे रहा है, कैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, वो वर्नर की थ्योरी नहीं बता पाई थी। वर्नर ने काफी कुछ बताया था, हेल्प करा था ऑफ कोर्स। फर्स्ट थ्योरी था, सीरीज ऑफ कंपाउंड्स बनाए, फॉर्मूला डिराइव करा, सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन डाला, AgCl के प्रेसिपिटेट से बताया। बट सारे कॉम्प्लेक्सेस पे वो थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो एक ही सीरीज ऑफ कंपाउंड बनाया। प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी बताया, पर प्राइमरी वैलेंसी में भी थोड़ा लिमिटेशन था। उन्होंने बोला था प्राइमरी वैलेंसी एनायंस सेटिस्फाई करते हैं, बट ऐसा नहीं होता बेटा। कॉम्प्लेक्स अगर पॉजिटिवली है तो एनायंस प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई करते हैं। जैसे मान लो अगर ये वाला कॉम्प्लेक्स था 3+, तो एनायन इसकी वैलेंसी को सैटिस्फाई कर रहा है। कॉम्प्लेक्स पे जो चार्ज है वही प्राइमरी वैलेंसी था। बट मेरे कॉम्प्लेक्स जरूरी तो नहीं है हमेशा केटायन हो, एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस भी होते हैं, वहां पर काउंटर आयन होता है। अगर मेरा कॉम्प्लेक्स एनायन है जैसे FeCN6 3-, तो वहां पे काउंटर आयन केटायन है। सो प्राइमरी वैलेंसी जरूरी नहीं है एनायंस ही सैटिस्फाई कर रहे हो, बट हाँ उनके टाइम पर यही था कि प्राइमरी वैलेंसी सैटिस्फाइड बाय एनायंस ओनली। जो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है वही प्राइमरी वैलेंसी होगा, बट चीजें मॉडिफाई हुई आगे। ठीक है, सो हमारे पास जो 3 थ्योरीज हैं जो आपकी बॉन्डिंग एक्सप्लेन करती है सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता था? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट जो कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है, जिसमें सेंट्रल मेटल एटम होता है जो फिक्स नंबर ऑफ लिगेंड से जुड़ा होता है एक डेफिनेट ज्योमेट्री के अंदर। ठीक है,
तो वो 3 थ्योरी एक्सप्लेन करती है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी विच इज VBT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT, तीसरी है लिगेंड फील्ड थ्योरी या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT। ये हमें नहीं पढ़नी, ये आपके सिलेबस में अभी नहीं है। 12th के बाद अगर आप केमिस्ट्री में ही आगे अपना करियर बनाते हैं, हायर स्टडीज करते हैं, तब LFT या MOT आता है। अभी जो हमें पढ़नी है 12th के अंदर वो आपकी यही दो थ्योरीज है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। सो आज की क्लास में VBT स्टार्ट कर रहे हैं। 11th का केमिकल बॉन्डिंग नहीं याद तो कोई बात नहीं, काम चल जाएगा, उतना तो मैं करवा ही दूंगी कि इस चैप्टर का काम बन जाएगा, ठीक है। बट फिर भी मैं यही कहूंगी कि बेटा अपने बेसिक्स हमेशा क्लियर रखो ताकि चीज़ें अच्छे से समझ आए आपको। इनऑर्गेनिक के एटलीस्ट ये 2 चैप्टर्स विच इज़ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाला जिसमें सारे ट्रेंड्स हैं, और आपका केमिकल बॉन्डिंग, ये 2 चैप्टर्स आपको आने चाहिए। देखो हाइड्रोजन 11th का S ब्लॉक, 11th का P ब्लॉक, हाँ नो डाउट वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें याद करने वाली है, रिएक्शंस हैं, बट अगर आपको इनऑर्गेनिक्स अच्छे से समझनी है, चाहे 12th का P ब्लॉक हो, चाहे हम आगे मेटलर्जी करेंगे, अगेन P ब्लॉक के अंदर ट्रेंड्स आएंगे, उसके लिए पीरियोडिक टेबल यूज होता है, यहाँ पर बॉन्डिंग यूज हो रही है। तो ये 2 चैप्टर जो 11th के हैं ना, 3-4 चैप्टर, वो आपका बेसिक है। तो अगर किसी को लगता है कि नहीं मुझे वो बेसिक थोड़े वीक है, तो जब भी आपको थोड़ा टाइम मिले एक्स्ट्रा, उन चैप्टर्स को दोबारा एक बार पढ़ना शुरू करो, चाहे थोड़ा थोड़ा पढ़ो बट पढ़ो, अपने बेसिक्स क्लियर करो, ठीक है। चलिए, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी मतलब अभी भी है, वो तीनों थ्योरीज में सबसे सिंपल है, यानी VBT CFT और LFT या MOT में सबसे आसान थ्योरी अगर कोई है ना तो वो यही है, VBT सबसे आसान है, सबसे सिंपल है। पॉलिंग ने इसको मेनली डेवलप करा था, ठीक है, मतलब और भी साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन था बट मेन पॉलिंग का ही था। ये जो थ्योरी है ये हाइब्रिडाइजेशन को कवर करती है, ठीक है। ये बेसिकली बोलती है कि सेंट्रल मेटल एटम के जो वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं वो हाइब्रिडाइज करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है वो समझते हैं। वैसे तो तुम बायो वाले हो, तुम्हें हाइब्रिड पता होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या करते हैं, जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी थोड़ी डिफरेंट होती है। मान लो 2s है और 2p है, 2s और 2p ऑर्बिटल्स की एनर्जी डिफरेंट होगी। हमने क्या करा, इनको मिक्स करा, ऐसा नहीं है मिक्सी के अंदर मिक्स करें, इन ऑर्बिटल्स को मिक्स कराया, हाइब्रिडाइज कराया, तो एक नया सेट ऑफ ऑर्बिटल मिला। अब उस नए सेट ऑफ ऑर्बिटल में सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी बराबर होती है, जैसे 2s और 2p की एनर्जी बराबर अलग अलग थी। मान लो मैंने एक ऑर्बिटल लिया बेटा s का और एक ऑर्बिटल लिया p का, ठीक है, इन दोनों को मिक्स कराया। जब मैंने मिक्स कराया तो मुझे एक नया हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलता है। जितने ऑर्बिटल मिक्स करते हो उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलते हैं। अगर मैं 2 ऑर्बिटल मिक्स करी हूं, एक s का एक p का, तो 2 ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे, 2 से ज्यादा नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पे s की शेप अलग है, स्फेरिकल है, p का शेप अलग है, डम्बल है, बट जो नया हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलता है वो मिलता है आपको sp हाइब्रिडाइज्ड। क्या मिलता है, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। यहाँ 2 ऑर्बिटल्स होते हैं, एक ये, मतलब ये एक है छोटा सा, ठीक है, और ये एक है दूसरा। तो यहाँ पर आपको 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलते हैं, दोनों की शेप बराबर होती है, सेम होती है, दोनों की एनर्जी बराबर होती है। सो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ध्यान से सुनना, इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 और मोर ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज। 2 या 2 से ज्यादा ऑर्बिटल्स को मिक्स करना जिनकी एनर्जी थोड़ी सी डिफरेंट है, to get a new set of orbitals with similar energy or with same energy and similar shape. So hybridization में हम डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल्स को, बहुत एनर्जी डिफरेंस भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा एनर्जी का डिफरेंस होता है, मिक्स करते हैं, नया हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलता है जिनकी एनर्जी ऑलमोस्ट, मतलब एनर्जी ऑलमोस्ट क्या कह रही हूँ, एनर्जी सेम होती है, शेप भी कैसी होती है, सेम होती है। तो यहाँ पे sp हाइब्रिड में इसकी और इसकी शेप सेम है, इसकी और इसकी एनर्जी भी सेम है, ठीक है। और sp हाइब्रिडाइज्ड जो होते हैं ऑर्बिटल वो लीनियर होते हैं, 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। एक और एग्जांपल देती हूँ, मान लो मैंने एक s का
एक pz मिक्स कर दिया और एक कोई सा भी px या py कोई सा भी मिक्स कर दो, ठीक है। तो यहां पर जो आपको मिलेगा, हम नाम नहीं लिखते हैं, कोई से भी बेटा दो p के ऑर्बिटल मिक्स कर दो, तो अब जो हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको, sp2 हाइब्रिडाइज्ड मिलेगा, ये तो मानते हो। 3 मिक्स करे, एक s का 2 p के, तो sp2 लिखोगे। 3 ऑर्बिटल्स मिक्स हुए हैं तो 3 ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे, पर तीनों की शेप डिफरेंट है, एनर्जी भी थोड़ी डिफरेंट होती है। p की एनर्जी सेम होगी, अगर 2p का है तो px और py और pz तीनों की एनर्जी बराबर होती है। जो नया हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेगा sp2 वो कुछ इस तरह से आता है, ये इसका छोटा सा पार्ट होता है, ये इसका छोटा सा पार्ट होता है, ये इसका छोटा सा पार्ट होता है। तो बेसिकली 3 ऐसे होते हैं, ये छोटू, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, ये छोटू, ये छोटू। तो आपको 3 नए ऑर्बिटल्स मिलते हैं, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलते हैं जिनकी शेप भी सेम होती है, तीनों की एनर्जी भी तीनों की बराबर होती है। यहाँ पर बॉन्ड एंगल ऑर्बिटल्स के बीच में 120 डिग्री का होता है, तो ये ट्राइगोनल प्लेनर होता है। sp हाइब्रिडाइज्ड में 180 डिग्री का होता है, तो ये लीनियर होता है। तो जो VBT है वो हाइब्रिडाइजेशन की बात करती है, सेंट्रल एटम के ऑर्बिटल्स मिक्स करते हैं, हाइब्रिडाइज करते हैं। इसके अलावा ये थ्योरी ज्योमेट्री को डील करती है, शेप वगैरह बताती है, टेट्राहेड्रल होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बताती है कॉम्प्लेक्स की, पैरामैग्नेटिक होगा, डायामैग्नेटिक होगा, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा, कितना आएगा, वो सब। चलिए, तो हम पहले VBT थ्योरी के असम्पशंस की बात करते हैं। VBT थ्योरी क्या कहती है कि जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन होता है, जितना कॉम्प्लेक्स का बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर है, मेटल क्या करेगा, उतने खाली ऑर्बिटल्स देता है। जैसे मान लो किसी कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो मेटल अपने कितने खाली ऑर्बिटल देगा, 4। जैसे मान लो ना आपके घर पर गेस्ट आए और आपका घर बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है, ठीक है, और आपके घर बहुत सारे गेस्ट आ गए, या मान लो 8 गेस्ट आए, उन्होंने कहा हम एक कमरे में 2 ही लोग रुक सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं रुकेंगे। तो आपके घर वाले कहेंगे हम एडजस्ट कर लेते हैं, कोई बात नहीं, हम एक कमरे में ज्यादा लोग रुक जाएंगे, पर गेस्ट को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आपने क्या करा, 8 लोगों के रुकने के लिए 4 कमरे अपने घर के खाली कर दिए, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, यानी जितने लिगेंड्स को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना होता है मेटल के साथ, मेटल क्या करता है, उतने खाली ऑर्बिटल्स दे देता है। फिर वो जो खाली ऑर्बिटल्स होते हैं, जो वेकेंट sp_d ऑर्बिटल्स होते हैं, वो आप क्या करते हैं, हाइब्रिडाइज होते हैं। जब हाइब्रिडाइज होते हैं तो आपको नए हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलते हैं। मान लो एक s का 3 p के मिक्स हुए तो sp3 हाइब्रिड मिलेगा, एक s का 3 p के और एक d का मिला तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो इस तरह से अलग अलग तरीके से जो भी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपका वेकेंट ऑर्बिटल क्या करता है, हाइब्रिडाइज होता है। फिर लीगेंड क्या करता है, ईच लीगेंड, पहले हम पहला वाला पॉइंट पढ़ते हैं, एक सेकेंड रुकना। चलो, पहला पॉइंट क्या कह रहा है, जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन है वो क्या प्रोवाइड करता है, नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल्स इक्वल टू इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, ताकि लिगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सके। क्योंकि लिगेंड का काम है लोन पेयर डोनेट करना, पर वो डोनेट वहीं कर पाएगा ना बेटा जहां पर ऑर्बिटल खाली हो। अगर ऑर्बिटल में, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, अगर ऑर्बिटल में पहले से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो मेटल लिगेंड कहाँ ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, है ना। वैल्यू तभी होती है उस चीज की जब आप पर वो चीज ना हो। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि मेरे पास बहुत चॉकलेट्स आ गई हैं, मेरे को मेरी वैल्यू वही फ्रेंड करेगा जिसके पास चॉकलेट नहीं होगी, वो कहेगा हाँ यार थैंक यू सो मच, तूने इतना सोचा मेरे लिए। बट अगर मेरे दूसरे फ्रेंड जिसको मैं दे रही हूँ उस पर ऑलरेडी चॉकलेट है, वो कहेगा क्यों दे रही है, मेरे पास ऑलरेडी है। सो वैल्यू तभी है चीज की जब वो चीज है ही नहीं। तो लिगेंड लोन पेयर तभी डोनेट करता है जब मेटल के पास खाली ऑर्बिटल हो। भरे ऑर्बिटल में देके करेगा क्या, जब ऑलरेडी मेटल में इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। सो मेटल जितना कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, जितने लिगेंड को बॉन्ड बनाना है उतने क्या देता है, खाली ऑर्बिटल्स देता है, ठीक है। फिर वो खाली ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज करते हैं। उसके बाद लिगेंड जो होता है उसके पास एटलीस्ट बेटा ऐसा ऑर्बिटल होना चाहिए जो सिग्मा बॉन्ड बना सके, यानी जो लोन पेयर है
इलेक्ट्रॉन्स का वो उसके कौन से ऑर्बिटल में होना चाहिए, सिग्मा ऑर्बिटल में। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोऑर्डिनेशन नंबर गिनते हैं सिग्मा बॉन्ड गिनते हैं, कि लीगेंड मेटल के साथ जो बॉन्ड बनाए वो कैसा बनाए, सिग्मा बॉन्ड बनाए, एंड टू एंड ओवरलैप हो इनके ऑर्बिटल्स का। फिर जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स थे मेटल के, कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर थे, वो हाइब्रिडाइजेशन जाते हैं, वो भी आगे एग्जाम्पल से समझाऊंगी सारा। फिर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में लीगेंड आकर अपना लोन पेयर डोनेट करता है और लीगेंड टू मेटल क्या बन जाता है आपका, लीगेंड टू मेटल आपका बेटा बन जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सो अभी तक मेन पॉइंट्स की बात बता रही हूं। हमने क्या कहा, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उतने ही क्या चाहिए होंगे, नंबर ऑफ वेकेंट s p and d orbitals are required। फिर ये वेकेंट ऑर्बिटल्स क्या जाते हैं, दे अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। फिर ये ऑर्बिटल्स क्या करते हैं बेटा, हाइब्रिडाइज करते हैं। फिर लीगेंड आता है, लीगेंड क्या करता है, अपना सिग्मा ऑर्बिटल का लोन पेयर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में डोनेट करता है और लीगेंड टू मेटल क्या बनता जाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता जाता है। तो अभी एग्जाम्पल से आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी। पहले तो मैं ये बता रही हूँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या था। सो हमने क्या कहा, जो मेटल है, मेटल कंटेनिंग, मेटल पर क्या होना चाहिए बेटा, वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। तो मान लो ये कोई वेकेंट ऑर्बिटल है, मेटल कंटेनिंग वेकेंट ऑर्बिटल। लीगेंड आया, लीगेंड के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है। सो यहां पर हमने लिखा कि लीगेंड कंटेनिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कौन से ऑर्बिटल में होना चाहिए बेटा, सिग्मा ऑर्बिटल में होना चाहिए। लीगेंड के पास जो लोन पेयर है वो सिग्मा ऑर्बिटल में होना चाहिए, तभी एंड टू एंड ओवरलैप होगा और लीगेंड और मेटल के बीच में सिग्मा बॉन्ड बनेगा। वन साइडेड शेयरिंग तो होगी, लीगेंड लोन पेयर मेटल के खाली ऑर्बिटल में डोनेट करेगा, लीगेंड टू मेटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, ठीक है। फिर क्या होगा आपका, लीगेंड मेटल को अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा। बेसिकली तो यही हो रहा है ना बेटा, डोनेट कर दिया, या फिर हम बोल सकते हैं कि लीगेंड टू मेटल इस तरह से बॉन्ड बन जाएगा, या और आसानी से समझाते हैं, ये मेटल, ये लीगेंड, ये मेटल का ऑर्बिटल था, ये लीगेंड का था, लीगेंड ने अपना लोन पेयर क्या कर दिया, मेटल के वेकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर दिया, ठीक है। यही हो रहा है ना, ये अपना लोन पेयर इसके वेकेंट ऑर्बिटल में क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, डोनेट कर दिया। तो यहां पर लीगेंड टू मेटल कैसा बॉन्ड बन जाएगा बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। ये बॉन्ड आपका कैसा बॉन्ड बन गया, कोऑर्डिनेट, या फिर कैसा बॉन्ड बन गया, डेटिव बॉन्ड बन गया, ठीक है। सो लीगेंड टू मेटल हमारा कैसा बॉन्ड बन जाता है, कोऑर्डिनेट या फिर डेटिव बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। लीगेंड मेटल के खाली ऑर्बिटल में अपना लोन पेयर डोनेट कर देता है और लीगेंड टू मेटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है। अब मेटल के पास चॉइस होती है, मेटल कैन यूज n-1d ns एंड np ऑर्बिटल्स। अभी क्या चीज है ये मैं समझाऊंगी। और मेटल कैन यूज ns, np एंड nd ऑर्बिटल्स
for hybridization. अब इसको समझते हैं कि ये जो कहानी लिखी है ये क्या है। मेटल के पास वेकेंट ऑर्बिटल तो है, पर मेटल अपने वेकेंट ऑर्बिटल में से कौन कौन से यूज कर सकता है। अगर मान लो बेटा n की वैल्यू 4 है, मेरी जो वैलेंस शेल है वो 4 है, ठीक है, तो मेटल के पास चॉइस है, वो 4 - 1 यानी 3d 4s और कौन से ऑर्बिटल्स यूज कर सकता है, 4p वाले खाली ऑर्बिटल यूज कर सकता है हाइब्रिडाइजेशन के लिए। और n4 है तो मेटल कौन से यूज कर सकता है, 4s 4p एंड 4d यूज कर सकता है। वैलेंस शेल के अंदर अगर फोर्थ शेल इज माय आउटर मोस्ट शेल, तो मेटल या तो 4s 4p और 4d बाहर वाली शेल का ही जो वैलेंस शेल है उसका 4d ऑर्बिटल यूज कर सकता है मिक्सिंग के लिए, हाइब्रिडाइजेशन के लिए, या फिर मेटल अपना अंदर वाला d यूज कर सकता है, n - 1 यानी 3d यूज कर सकता है, 4s यूज कर सकता है, और क्या यूज कर सकता है, 4p यूज कर सकता है, ठीक है। इस वाले केस में इनर d ऑर्बिटल यूज हो रहा है, और यहां वाले में कौन सा यूज हो रहा है, आउटर d ऑर्बिटल्स। बाहर वाली शेल का d यूज हो रहा है, यहां पर अंदर वाली शेल का, क्योंकि फोर्थ शेल वैलेंस है बट फोर्थ का नहीं, थर्ड वाली शेल का जो उससे अंदर है, इनर शेल का d ऑर्बिटल यूज हो रहा है। और उसी बेसिस पर अभी हम बाद में क्लासिफाई करेंगे बेटा, कॉम्प्लेक्स दो तरह के होते हैं, इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल, वो भी बाद में करवाऊंगी। अभी के लिए समझो कि मेटल के पास चॉइस है, वो अंदर वाली शेल का d, बाहर वाली का s और बाहर वाले का p यूज कर सकता है मिक्सिंग के लिए, या फिर बाहर वाली शेल का ही s, बाहर वाली शेल का ही p और बाहर वाली शेल का ही d ऑर्बिटल यूज कर सकता है मिक्सिंग के लिए। चलिए अब ये एक सेकेंड रुकना जरा। कोई नहीं, एक टेबल मुझे लग रहा है वो गायब है, कोई बात नहीं, बना लेते हैं हम उसको। चलिए, ये ऑल दो आपकी 11th की टेबल है तो मैं मेन लिखूंगी, ठीक है। यहां पर लिख लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, यहां पर लिख लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन, और यहां लिख लेते हैं बेटा आपकी ज्योमेट्री, ठीक है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp हाइब्रिडाइजेशन, और उस केस में ज्योमेट्री आपकी कैसी होती है, लीनियर होती है। हमने पीछे ही देखा sp हाइब्रिडाइज में लीनियर होता है, 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होता है बेटा तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, और उस केस में ज्योमेट्री आपकी क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर हमारे पास दो केसेस आते हैं, sp3 और dsp2, sp3 एंड dsp2। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री कैसी होती है आपकी, टेट्राहेड्रल, और dsp2 ऑर्बिटल्स तो 4 ही हैं बेटा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही होगा, ठीक है, कि 4 ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं। बट यहां पर आपकी ज्योमेट्री कैसी होती है, कॉम्प्लेक्स की, स्क्वायर प्लेनर, कैसी होती है, स्क्वायर प्लेनर।
लाइन टेढ़ी लग रही है क्या? तो लाइन हटा ही देते हैं, चलिए। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 रहने देते हैं, हमारे सिलेबस में नहीं है। मैं सीधा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 करा रही हूँ। sp3d2 और d2sp3, ठीक है, दो केसेस होते हैं। दोनों ही केसेस में बेटा आपका ज्योमेट्री जो होता है वो ऑक्टाहेड्रल होता है। अब तुम्हें यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। देखिए यहां पर आपका बाहर वाली शेल का डी यूज हो रहा होगा, तभी डी बाद में आ रहा है। एस पी और डी बाहर वाला यूज हो रहा है। जब बाहर वाला डी यूज होता है तब हम बोलते हैं कि कॉम्प्लेक्स कैसा होता है हमारा, आउटर ऑर्बिटल। और जब अंदर वाली शेल का डी यूज हो रहा है तब हम बोलते हैं कि कॉम्प्लेक्स कैसा होता है हमारा, इनर ऑर्बिटल, ठीक है। हमारे सिलेबस में बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर हमें 2 ही पढ़ना है, एक तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो फटाफट से इन दो ज्योमेट्री को और इन दो ज्योमेट्री को याद कर लें। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हाइब्रिडाइजेशन sp3 अगर आता है तो टेट्राहेड्रल, dsp2 आता है तो स्क्वायर प्लेनर, sp3d2 आता है ऑक्टाहेड्रल होगा पर बाहर वाला आउटर ऑर्बिटल, d2sp3 है तो ऑक्टाहेड्रल तो होगा पर कैसा होगा, इनर ऑर्बिटल। ये आपको याद होना चाहिए। 2 मिनट लें, फटाफट से याद करें इसे। ये अभी याद हो जाएगा तो आगे आसानी होगी। चलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 5 भी लिख ही लो, बट वो एक्स्ट्रा में लिखवा रही हूं मैं पहले ही बोल रही हूं, वो सिलेबस में है नहीं बट लिख लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 5 है, dsp3 होता है और एक होता है sp3d। dsp3 होता है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, जो हमने बनाया भी था शुरू में, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा में बनाया हुआ है। और अगर sp3d होता है तो भी कोऑर्डिनेशन नंबर 5 ही होता है, बट तब जो शेप दिखती है वो दिखती है आपकी स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। तो dsp3 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, sp3d स्क्वायर पिरामिडल हमारे लिए मेन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं बेटा, ऑर्बिटल्स के ही बेसिस पर हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को 2 में क्लासिफाई करते हैं। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को 2 में क्लासिफाई करते हैं। वो 2 क्लासिफिकेशन क्या है आपके, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिख रही हूं मैं, और दूसरा होता है आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। हमने क्या कहा, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो फर्दर 2 तरह के होते हैं, इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स तब होता है when n-1d, or I can say inner d orbitals or inner d orbitals are used for hybridization। जब अंदर वाली शेल का d ऑर्बिटल यूज हो रहा हो हाइब्रिडाइजेशन के लिए, जैसे यहां पर अंदर वाली शेल का d हो रहा है, यहां पे अंदर वाली शेल का d यूज हो रहा है, यहां पर अंदर वाली शेल का डी यूज हो रहा है, तो जब अंदर वाली शेल का डी ऑर्बिटल यूज हो रहा हो तो जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो आपका इनर ऑर्बिटल होता है। और जब बाहर वाली यानी जो आपकी वैलेंस शेल है उसी का डी ऑर्बिटल यूज हो रहा हो, व्हेन एन डी जो बाहर वाली शेल है उसी का डी ऑर्बिटल और आउटर डी ऑर्बिटल्स आर used for
हाइब्रिडाइजेशन। तब जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं वो आपके कैसे होते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और जब अंदर वाला होता है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसके अलावा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस आर ऑल्सो नोन एज, के स्लैश होता है नोन एज, शॉर्ट में लिखते हैं। सो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस आर ऑल्सो नोन एज लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, शॉर्ट में इसको लिखते हैं LSC। ठीक है, लो स्पिन अभी बताऊंगी जब एग्जाम्पल करेंगे, वहां पे स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट म्यू एस की वैल्यू लो आती है जब अंदर वाला डी यूज होता है। और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं दे आर ऑल्सो known as high spin complexes, HSC। ये कैसे होते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। वहां मैग्नेटिक मोमेंट म्यू एस तो याद है, रूट में n/n+2 उसकी वैल्यू ज्यादा आती है, यहाँ पर कम आती है। ठीक है, इसके अलावा जो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ये आपके जनरली कैसे होते हैं, इनर्ट होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। और जो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो जनरली आपके होते हैं लेबाइल। लेबाइल का मतलब क्या होता है बेटा, रिएक्टिव, जब कोई चीज रिएक्टिव हो। ठीक है, लो स्पिन या हाई स्पिन का मतलब मेरा रेफरेंस इससे है, रूट में n/n+2 बोहर मैग्नेटॉन, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट से। लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के लिए जो म्यू एस की वैल्यू आती है वो लो आती है, यानी यहाँ पर ज्यादातर इलेक्ट्रॉन पेयर अप होता है, ज्यादातर डायामैग्नेटिक होता है, या म्यू एस का वैल्यू कम आता है। डायामैग्नेटिक जब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर थे, पैरामैग्नेटिक जब अनपेयर होता है। यहाँ पर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस यानी जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज्यादा स्पिन आएगा, तो यहाँ पर स्पिन की वैल्यू म्यू एस की वैल्यू ज्यादा आती है। चलिए अब कर रहे हैं बेटा लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन। ठीक है, सो लिगेंड्स भी हमारे पास दो तरह के होते हैं। क्या सब कुछ क्लासिफाई हो रहा है आज तो, पर ये क्लासिफिकेशन बहुत अच्छा है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, ओहो हो, नाम में देख रहे हो कितना स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ आ रही है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जिसको हम बुलाते हैं SFL, और दूसरा होता है आपका वीक फील्ड लिगेंड। क्या होता है बेटा आपका वीक फील्ड लिगेंड, इसको हम लिखते हैं WFL। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स भी हमारे, लिगेंड्स तो हमें पता चल चुका है क्या, जो अपना लोन पेयर डोनेट करते हैं। किसको डोनेट करते हैं, मेटल के खाली ऑर्बिटल में डोनेट करते हैं। लुईस बेस होता है, मेटल बेचारा एक्सेप्ट करता है, वो लुईस एसिड होता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यार अपनी ताकत दिखाते हैं, इतने इन्फ्लुएंशियल होते हैं ये कि ये क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स पेयर पेयर्स हो जाएगा, मैंने सिंगुलर लिखा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयर्स दी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये जो भी इनको सिंगल लोग दिखते हैं ना, ये क्या करते हैं, उनको पेयर कराना शुरू कर देते हैं। सो दे पेयर दी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको पेयर करना शुरू कर देते हैं। वीक फील्ड लिगेंड में इतनी ताकत ही नहीं होती है, इट कैन नॉट पेयर अप दी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये कह रहा है मेरे बस की नहीं है, जो सिंगल है वो सिंगल रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वीक फील्ड लिगेंड क्योंकि वीक है, कुछ कर ही नहीं सकता, तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप नहीं करा पाता। पर जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं बेटा, ये क्या करते हैं, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, मान लो 5 अनपेयर्ड है, 5 में कितने कपल बन सकते हैं, 2 पेयर तो बन जाएंगे, तो 5 अनपेयर्ड में 2 आपके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, 2 पेयर हो जाते हैं। जिससे एग्जाम्पल देती हूँ, मान लो ये 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, स्ट्रॉन्ग फील्ड आया, कह रहा है मैं तो अपना जलवा दिखाऊंगा, तो उसने क्या करा, 5 अनपेयर्ड में ये 2 पेयर हो जाएंगे, और एक तब भी, एक तो यार 5 में एक तो तब भी सिंगल रह ही जाएगा ना, 2 ही तो कपल बन पाएंगे, तो 2 तो पेयर हो जाते हैं आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स। 5 अनपेयर्ड में अब आपके पास 2 पेयर हो गए,
एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हुआ तो भी स्ट्रॉन्ग फील्ड जितना कर सकता था उसने उतना तो करा। अब अगर ऑड इलेक्ट्रॉन है तो उसमें वो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के एग्जाम्पल लिख रही हूं, CN- साइनाइड, कार्बोनिल। वीक फील्ड इतने हैं कि कोई कमी ही नहीं है हमारे पास, F-, Cl-, Br-, I-, H2-, पानी, ये सारे आपके कैसे होते हैं बेटा, वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं, ठीक है। सो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर करता है, वीक फील्ड लिगेंड कुछ नहीं कर पाता, वो कह देता तू अपने हाल पर है, मुझे कोई लेना देना नहीं। ये वीक फील्ड क्यों है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड क्यों है, ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बताती है, वीबीटी नहीं बताती है। मैंने आपको बता दिया है कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ये वीक फील्ड है, पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं बताती है एक्चुअली में कि ये वीक क्यों है, ये स्ट्रॉन्ग क्यों है। उसने ये तो कहा कि ये वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है, पर क्यों है, हर चीज का रीजन तो होता है ना, कि ये वीक क्यों है, ये स्ट्रॉन्ग क्यों है, हमने कैसे क्लासिफाई करा, वो आपकी कौन सी थ्योरी बताएगी, नेक्स्ट थ्योरी। तो मैं यहाँ पे पॉइंट में लिख रही हूं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये लिमिटेशन है वीबीटी की, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डज नॉट डिफरेंशिएट, ये नहीं डिफरेंशिएट कर पाती, does not differentiate between strong field ligand and weak field ligand। ये मैंने आपको बताया है कि ये वीक फील्ड है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, क्योंकि हमें क्वेश्चंस करने हैं, बट रीजन क्या था वो मैं भी नहीं बता रही हूँ आपको, वो मैं CFT में पढ़ाऊंगी। बट वीबीटी की या मतलब वीबीटी का ये फेलियर था कि वो बता ही नहीं पा रही थी थ्योरी कि वाई दीज आर वीक फील्ड, वाई दीज आर स्ट्रॉन्ग फील्ड है। उसने ये तो बोला ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, वीक फील्ड है, पर क्यों है, कुछ तो रीजन होगा, वो रीजन ही नहीं दिया। चलो अब जितनी कहानी तुमको पढ़ाई है उसको अब हम क्वेश्चन में लगाएंगे, एग्जाम्पल में लगाएंगे। पहला एग्जाम्पल कर रहे हैं बेटा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, NiCl4 2-। देखो यार, अगर तुम चाहते हो कि तुमको इसके सारे सवाल हो तो जैसे जैसे स्टेप्स मैं बता रही हूं डिट्टो सेम वही स्टेप्स फॉलो करने हैं, इधर उधर दिमाग नहीं लगाना, जो जो स्टेप्स बोल रही हूं एज इट इज वो फॉलो करो, हर एक सवाल होगा, ठीक है। बट जो स्टेप्स बता रही हूँ वो ध्यान से सुनने हैं, ध्यान से समझने हैं, पहले समझो फिर नोट कर लेना बाद में। हमारे पास है कॉम्प्लेक्स NiCl4 2-। सबसे पहला काम है बेटा सेंट्रल मेटल आटम या आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। तो निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, X 1 Cl पे -1, 4 Cl पर -4 इज इक्वल टू -2, यानी X कितना आ जाएगा +2। तो पहला स्टेप क्या है बेटा, कॉम्प्लेक्स में जो भी आपका सेंट्रल मेटल आटम या आयन है उसका क्या निकालोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। निकल +2 का अब हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो फिर कॉन्फ़िगरेशन उस आयन का लिखो। निकल होता है 3d8 4s2 +2, निकल +2 में क्या होगा, 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, यानी यहां पर क्या हो जाएगा बेटा आपके पास 3d8, जल्दी बोलो यार, 3d8 बनाकर दिखाती हूं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यही होगा, ऐसे ही तो फिलिंग होगी। चलो यहां तक हुआ। अब हमारे पास जो लिगेंड है, पहले देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है, ठीक है। मेरे पास जो लिगेंड है निकल के साथ जो कॉम्प्लेक्स में लिगेंड जुड़ा है Cl-, वो कैसा लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड। क्या वो ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन को पेयर करा सकता है, मेरे पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, पर Cl- क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है, इट कैन नॉट पेयर दी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसके बस की ही नहीं है, तो ये कुछ नहीं कर पाता, जो अनपेयर्ड है वो अनपेयर्ड ही रहते हैं। अब कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, यानी बेटा मेटल को कितने खाली ऑर्बिटल्स देने पड़ेंगे, 4 खाली देने पड़ेंगे। डी में तो कोई खाली हो नहीं पा रहा, अगर ये पेयर कर देता तो ये शायद खाली हो जाता,
इसने कहा भाई Cl माइनस के आने से कुछ हो पाया नहीं, Cl माइनस में इतनी ताकत नहीं थी कि वो ये इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करा पाए, पर मेटल को क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनना है, नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना है, तो निकल ने कहा कोई बात नहीं, मेरे पास और खाली ऑर्बिटल्स हैं, मैं तुमको और खाली ऑर्बिटल दे देता हूं। तो निकल +2 में हमारे पास था 3d8 एक, अब तो मैं डायरेक्ट बना रही हूं, ठीक है। 3d8 के बाद d3d के बाद बेटा कौन सा आता है एनर्जी में, 4s आता है, और फिर आपका एनर्जी में कौन आता है, 4p आता है। तो सबसे पहले स्टेप सुन लो मैंने क्या क्या करे। सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला, उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा, फिर चेक करा लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है। अगर वीक फील्ड है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को पेयर नहीं करा पाएगा, एज इट इज रहेगा, कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज रहेगा। अब कोऑर्डिनेशन नंबर इस कॉम्प्लेक्स का कितना है, 4, तो मेरे को 4 ही वेकेंट ऑर्बिटल्स चाहिए। हमने पहला एजम्पशन करा था वीबीटी का कि जितना कोऑर्डिनेशन नंबर है मेटल को उतने ही खाली ऑर्बिटल्स देने पड़ेंगे। अब यहाँ पे बेटा डी के तो खाली हो नहीं पा रहे, बट एक एस का और 3 पी के, यानी ये 4 खाली ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, हाइब्रिडाइज करेंगे। क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी बेटा यहाँ पर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जल्दी बोलो भाई। ये 4s 4p तो शेल का नंबर है, एक s का और 3 p के मिक्स हो रहे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। चलो अब ये खाली ऑर्बिटल क्या कर गए, मिक्स हो गए, तो निकल +2 में ये जो खाली ऑर्बिटल्स थे 3d8 तो एज इट इज रहेगा, अब मैं ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की फॉर्म में लिख रही हूं। ये आपका कौन से हो गए, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये मैंने अपनी आसानी के लिए स्क्वायर बॉक्स में बनाया है। ये आपके नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए। अब लीगेंड आएगा Cl-, इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं करा पाया, कोई बात नहीं, पर Cl- पे लोन पेयर तो प्रेजेंट है, तो Cl- क्या करेगा बेटा, अपना लोन पेयर इसके खाली ऑर्बिटल में डोनेट करेगा, एक और Cl अपना लोन पेयर इसके खाली ऑर्बिटल में डोनेट करेगा, ऐसे ही तीसरा Cl- और चौथा Cl- क्या करेगा, अपना लोन पेयर डोनेट करता जाएगा। Cl होता है, Cl पर बेटा 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, माइनस का मतलब एक और आ गया, ठीक है। तो आपके पास ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, लोन पेयर है, दे देगा अपना एक लोन पेयर। तो Cl- क्या करता है, मेटल के जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उनमें अपना लोन पेयर डोनेट करता जाएगा। ये लीगेंड है, ये मेटल के खाली ऑर्बिटल, लीगेंड टू मेटल कौन सा बॉन्ड बनता जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता जाएगा, ठीक है। सो अब यहाँ पर आपसे क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे, इस कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम या इस कॉम्प्लेक्स की हाइब्रिडाइजेशन क्या थी, तो हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास क्या आई थी बेटा, sp3, क्योंकि एक s का और 3 p के मिक्स हुए थे। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए ज्योमेट्री क्या होती है कॉम्प्लेक्स की, तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी आपकी कॉम्प्लेक्स की बेटा, टेट्राहेड्रल होगा। sp3 के लिए तो टेट्राहेड्रल होता है, मैं बनाकर भी दिखा देती हूं, Ni Cl 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 और Cl, ये सारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स हैं, और पूरे कॉम्प्लेक्स पे मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, पूरे कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज हो जाएगा, 2-, ठीक है। आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं भी दिखाओगे, सिंगल लाइन दिखाओगे तो भी ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेट बनने के बाद कोवेलेंट ही होता है। तो NiCl4 2-, टेट्राहेड्रल होगा, बॉन्ड एंगल आपका 108 डिग्री, मतलब सॉरी 109, ठीक है क्या हो गया है, 109 डिग्री 28 मिनट्स होगा या 109.5 डिग्री होगा। सो हाइब्रिडाइजेशन sp3, ज्योमेट्री हो गया टेट्राहेड्रल, इस तरह का आपका कॉम्प्लेक्स का शेप होगा, ज्योमेट्री होगा। अब ये 2 सवाल आते हैं, तीसरा सवाल आता है कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक होगा या डायामैग्नेटिक होगा। पेयर पेयर पेयर, यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिख पा रहे हैं तुमको, मुझे तो दिख रहे हैं,
पेयर 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 पेयर, क्योंकि लिगेंड जब भी मेटल को दे रहा है तो पेयर में दे रहा है इलेक्ट्रॉन। फिर भी बेटा कॉम्प्लेक्स बनने के बाद भी ये दो इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर हैं, तो कॉम्प्लेक्स आपका कैसा होगा? ये पैरामैग्नेटिक होगा। तीसरा सवाल पूछता है कि कॉम्प्लेक्स डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक। चौथा बोलता है कि कॉम्प्लेक्स का स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट निकालो। म्यू एस का फॉर्मूला क्या था? रूट में n इंटू एन प्लस टू बोहर मैग्नेटॉन। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है? 2, तो 2 इंटू 2 प्लस 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, रूट 8, 2 रूट 2, 2.83 बोहर मैग्नेटॉन आपका क्या आ जाएगा? इस कॉम्प्लेक्स का स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर आपसे 4 सवाल पूछ सकता है। कॉम्प्लेक्स की हाइब्रिडाइजेशन बताओ, कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री बताओ, कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है डायामैग्नेटिक, मैग्नेटिक बिहेवियर बताओ, कॉम्प्लेक्स में स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट निकालो, म्यू एस की वैल्यू कैलकुलेट करो। ठीक है, सो अभी और एग्जाम्पल्स करा रही हूँ ताकि अगर कुछ कंफ्यूजन होगा तो वो नेक्स्ट में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 2-3 बार जब हम प्रैक्टिस करेंगे हमें सारे स्टेप्स याद होते जाएंगे। सो आई होप ये समझ आ गया होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला, कॉन्फिगरेशन लिखा, लिगेंड चेक करा स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है। वीक फील्ड है, अनपेयर नहीं कर पाएगा, एज इट इज छोड़ दो। जितना कोऑर्डिनेशन नंबर उतने खाली ऑर्बिटल। अब 3D में तो कोई खाली नहीं है, तो नेक्स्ट यूज होगा 3D के बाद 4s आता है, 4s के बाद 4p आता है, 4s में एक ऑर्बिटल, 4p में 3 ऑर्बिटल, 4 खाली ऑर्बिटल्स चाहिए क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनने हैं। ये खाली ऑर्बिटल बेटा हाइब्रिडाइज हुए, फिर लिगेंड दौड़ता हुआ आया और इन खाली ऑर्बिटल्स में क्या कर दिया उसने? अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया। लिगेंड टू मेटल क्या बनता गया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सिग्मा ऑर्बिटल वाला होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता गया। sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है यहाँ पर, और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट हमने निकाल लिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं NiCO4। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इससे बहुत आता है सवाल। मैं क्या मतलब, इंपॉर्टेंट तो है ही, बट ठीक है, स्टेप्स फॉलो करोगे तो सब आसान है। चल, पहला स्टेप क्या था बेटा? निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, सेंट्रल मेटल एटम का। x प्लस 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। CO पे कोई चार्ज नहीं होता, चारों पे भी कोई चार्ज नहीं होगा। x इज इक्वल टू 0, यानी निकल नॉर्मल वाला ही है। निकल ने कोई इलेक्ट्रॉन खोया नहीं, कुछ नहीं करा। निकल का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा? 3d8 4s2, ये बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो हो गया 3d8, और ये हो गया आपका 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब लिगेंड चेक करो भाई। CO कार्बन मोनोऑक्साइड तो मैंने आपको पीछे दिखाया था, लिखवाया एग्जाम्पल में। CO कैसा होता है बेटा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करेगा? इट पेयर्स अप, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयर्स अप दी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। भाई वो तो आके क्लास में जलवा दिखाएगा, ये तो सबकी आदत है। अगर क्लास में कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट होगा, बहुत कम ऐसा होता है कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट अपनी मतलब अपनी नॉलेज या अपने टीचर के आगे शो ऑफ ना करे। वरना जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं या जो बच्चे पढ़कर आते हैं, खासकर जब आपकी क्लास में कोई टेस्ट वेस्ट हो रहा होता है या टीचर बोलता है रिवाइज करके आना, सवाल पूछूंगा, तो जो बच्चा पढ़कर आता है ना, वो हर क्वेश्चन में हाथ, मैम मैं बताऊं, मैम मैं बताऊं। सो यहाँ पे जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ रहा है तो वो कैसे अपनी इंपॉर्टेंस नहीं दिखाएगा, वो कहेगा रुको जरा मैं आ रहा हूं, मैं अपना जलवा दिखाऊंगा। तो वो क्या करता है, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको पेयर करा देता है। अब यहाँ पे ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इनको पेयर कराएगा। तो अब देखते हैं आफ्टर पेयरिंग क्या होगा। सो आफ्टर पेयरिंग निकल 2+, ये 3D था, ठीक है,
ये 2 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर थे, s के ये 2 इलेक्ट्रॉन्स बेटा यहाँ पर आ जाते हैं और इनको पेयर करा देते हैं। तो यहाँ पर तो पहले से पेयर था, ये तो पहले से ही पेयर थे, ये 2 अनपेयर थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो ये पेयर हो गया, ये पेयर हो गया। 3d8 4s2 से क्या बन जाता है आपका 3d10 बन जाता है और 4s खाली हो जाता है, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, एक इधर गया एक इधर गया, पेयर हो गए। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन में होते हैं हमेशा। 4s, उसके बाद कौन सा आता है 4p आएगा, क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है इस कॉम्प्लेक्स का, तो कितने खाली ऑर्बिटल्स चाहिए? 4 खाली ऑर्बिटल्स चाहिए, एक s का और 3 p के मिक्स होंगे। जब मिक्स होंगे बेटा तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी sp3। तो अब यहां बना लेते हैं, तो निकल +2 में यहां पे तो सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो गए थे, 3d10 बन गया था और यहां पर आपका हो गया sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, 4 खाली ऑर्बिटल्स चाहिए ही चाहिए हमें। अब कार्बन मोनोऑक्साइड आएगा CO, अपना लोन पेयर इसको देता जाएगा और लीगेंड 2 मेटल कैसा बॉन्ड बनता जाएगा बेटा आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता जाएगा। फिर से वही सारे सवाल जो मैंने पहले पूछे तब दोबारा पूछती हूं तुमसे। ज्योमेट्री इस कॉम्प्लेक्स की बेटा क्या होगी, सॉरी ज्योमेट्री बाद में पूछेंगे। हाइब्रिडाइजेशन इस कॉम्प्लेक्स की क्या हो जाएगी sp3, क्योंकि एक s का और 3 p के ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए बेटा ज्योमेट्री NiCO4 कॉम्प्लेक्स की कैसी होगी, टेट्राहेड्रल होगा। टेट्राहेड्रल कुछ आपका ऐसा दिखेगा NiCO CO CO और CO, सारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनने के बाद कोवेलेंट हो जाते हैं। ये कॉम्प्लेक्स बेटा डायामैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक होगा, ध्यान दो, पेयर 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 पेयर, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर की फॉर्म में, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा, कोई सिंगल दिख रहा है तुमको नहीं, यानी ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, डायामैग्नेटिक होगा, बिल्कुल सही। अब अगर कॉम्प्लेक्स डायामैग्नेटिक है तो यहाँ पर μs स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि n ही 0 है, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, n ही 0 है तो μs 0 ही आएगा। ये एग्जाम्पल क्लियर है, थोड़ी और क्लैरिटी आती जा रही है। चलो नेक्स्ट करते हैं, स्क्वायर प्लेनर है वो बाद में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट एग्जाम्पल है NiCN4 2-, ठीक है, NiCN4 2-। इस क्लास में प्रैक्टिस शीट नहीं दे रही हूँ, नेक्स्ट क्लास में दूंगी, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में VBT खत्म हो जाएगा, तो बेटर है कि हम प्रैक्टिस शीट नेक्स्ट क्लास में करें ताकि आपसे सारे क्वेश्चंस हो पाए। वही सारे स्टेप्स है बेटा, पहले कॉम्प्लेक्स में मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो x, एक CN पे -1, 4 CN पर -4 इज इक्वल टू -2, इक्वल टू कहीं और ही पहुंच गया, यानी निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा +2। निकल +2 में कॉन्फ़िगरेशन, निकल होता है 3d8 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, कितना हो जाएगा 3d8। 3d8 ऐसा कुछ था, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। अब भाई Cn- कैसा लीगेंड है, Cn- स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है, आकर अपना जलवा दिखाएगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है तो वो क्या करता है, इट पेयर्स अप दी, क्या करता है बेटा, इट पेयर्स अप दी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, पेयर करता है। पेयर करेगा तो आफ्टर पेयरिंग क्या होगा, आफ्टर पेयरिंग
चलो निकल +2 की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? ये तो बेटा पहले से पेयर थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर है, ये पेयर हो जाएंगे, तो ये पेयर हो गया। 3d8 अभी भी है, 3d8 पहले भी था, 3d8 अभी भी है, पर पहले 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे। Cn- आया तो उसने कहा यार तुम 2 अनपेयर मुझे अच्छे नहीं लग रहे हो, तुम्हें पेयर करा देता हूं मैं, तो इसने इन 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर करा दिया। अब कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा कॉम्प्लेक्स का कितना है? 4, क्योंकि 4 Cn जुड़े हुए हैं। अब देखिए जरा, 3d के बाद आता था 4s, और 4s के बाद एनर्जी में क्या आता था? 4p आता था। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो 4 खाली ऑर्बिटल चाहिए, पर यहां पर एक d का ऑर्बिटल खाली हो गया, बोलो यार, तो ये एक d का, एक s का और 2 p के क्या कर जाएंगे? मिक्स कर जाएंगे। तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी बेटा? dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, बोलो यार। dsp2 एक d का जो खाली हो गया, एक s का और 2 p के, क्योंकि 4 वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए, जब एक d का खाली मिल गया तो इसको यूज करेगा। एक d का, एक s का, 2 p के ऑर्बिटल मिक्स हुए, हाइब्रिडाइजेशन हुई। अब निकल +2 कैसा दिख रहा होगा? मैं ये 4 ही बना रही हूं बेटा, ये 3d8 है, 8 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। ये हो गए आपके dsp2 वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, है ना, ये एक d का, ये एक s का, 2 p के, और फिर यहां पर एक 4p का खाली होगा, ठीक है। ये वाला खाली मैंने यहां बना दिया, ये 4 को एक साथ कर दिया। अब Cn- आएगा, 4 Cn- आएंगे बेटा, और अपना लोन पेयर क्या करते जाएंगे? मेटल के खाली ऑर्बिटल में डोनेट करते जाएंगे। तो लिगेंड टू मेटल कैसा बॉन्ड बनता जाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता जाएगा। चलो सवाल, हाइब्रिडाइजेशन, यहां पर कॉम्प्लेक्स की क्या आ रही है? dsp2, dsp2, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए बेटा ज्योमेट्री कैसी थी? dsp2 कोऑर्डिनेशन नंबर 4, dsp2 के लिए क्या होता है? स्क्वायर प्लेनर। कहानी सारी वही है, सब कुछ वही है, बस चेक कर लो लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है, वीक फील्ड है, वहां से कहानी बदलनी है तुमको, बाकी स्टेप सब में सेम रहेंगे। स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर कुछ ऐसा दिखता है, स्क्वायर, Cn, 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 वैसे तो Cn में C इधर लिखना चाहिए क्योंकि कार्बन के थ्रू बॉन्ड बन रहा होता है, तो यहाँ कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट, और पूरे कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज है? 2 माइनस, NiCN4 2 स्क्वायर प्लेनर हो गया। नेक्स्ट सवाल, कॉम्प्लेक्स डायामैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक होगा? बोलो भाई। पेयर 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 पेयर, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर है, कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहां पर कॉम्प्लेक्स कैसा होगा बेटा? डायामैग्नेटिक। और अगर डायामैग्नेटिक है तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू μs की वैल्यू कैसी आएगी आपकी? 0 आएगी, ठीक है। सो ये तीनों क्वेश्चंस जो मैंने कराए हैं इनको एक बार प्रैक्टिस करना, आज की क्लास में इतना ही कर रहे हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और नेक्स्ट क्लास के अंदर बहुत 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 सारे क्वेश्चंस ही करेंगे सिर्फ हम, बट प्लीज जितना मैंने वीबीटी में कराया है ये तीनों एग्जाम्पल्स एक बार खुद सॉल्व करना, खुद को समझाना कि मैम ने क्या क्या स्टेप्स बताएं, क्योंकि आगे यही सब होगा, बार बार हम इसी चीज को, यही सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे, बट फायदा तभी है जब आपको ये स्टेप्स याद हो। तो जितना पढ़ा रही हूँ उतना साथ साथ नोट्स थॉरली रिवाइज करते रहें, नॉमेनक्लेचर प्रैक्टिस करो जितना कर सकते हो, ये 3 एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करो, शुरू से नोट्स रिवाइज करो एक बार कि क्या क्या पढ़ाया है, तभी आपको चीजें रेगुलर बेसिस पर याद रहेंगी। अगर आप अभी पढ़ रहे हो, आपको समझ आ रहा है, बट आप सोचो कि अरे बाद में पढ़ लेंगे,
या कुछ टाइम बाद रिविजन करेंगे, बेटा सब गायब हो जाता है, शुरुआत से शुरू करना पड़ता है। मैं अपने ही टाइम की बातें बता रही हूँ कि जब भी मैं कॉलेज तक में भी थी और स्कूल में भी थी, टीचर जो उस दिन पढ़ाते थे, मैं घर आने के बाद उसी दिन का टॉपिक सेम डे रिवाइज करती थी, ताकि मुझे याद रहे कि टीचर ने मुझे क्या क्या बताया था। और उसके बाद हर वीक में जो भी पूरे वीक का टॉपिक होता था मैं फिर रिवाइज करती थी। एंड सेम आई यूज टू डू इन कॉलेज ऑल्सो। सो ये सब चीज़ें आपकी डेडिकेशन, आपके फोकस, आपके मेहनत पर है कि आप कितनी मेहनत अपनी लाइफ में करना चाहते हो, क्या अचीव करना चाहते हो। सो रेगुलर रिविजन नोट्स की करते रहे ताकि बैकलॉग इकट्ठा ना हो, जो तुम्हारा एक मेजर वर्ड है बैकलॉग हो गया। सो रेगुलर रिवाइज करें, पढ़ते रहें, मेहनत करें, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, बाय बाय।